नाज़रीन ये एक तस्वीर मैं आपको दिखाता हूँ, ये देखें आप, ये खैबर पख्तूनख्वा से आई है। ये एक पिकअप है छोटी सी और ये लेकर जा रही है ताबूत। बलूचिस्तान से ताबूत ही आ रहे हैं, यानी हर चौथे दिन किसी ना किसी सिक्योरिटी फोर्सेस के ताबूत आ जाते हैं, मजदूरों के ताबूत आ जाते हैं, मेहनत कशों के ताबूत आ जाते हैं, कभी पुलिस वालों के ताबूत आ जाते हैं। ये 10 ताबूत और एक पिकअप में जा रहे हैं। क्यों जा रहे हैं पता है? ये जो अभी पुलिस वालों पर हमला हुआ है, एक तरफ हरनाई का इलाका है, एक तरफ कोयटा है, ये दोनों आपस में ऐसे जुड़ते हैं, इनके बीच में पहाड़ी इलाका है। अब ये जो अटैक हुआ है इस मरतबा, ये जो मुसल्ला जत्थों ने अटैक किया पुलिस के ऊपर एक दिन पहले कोयटा में, ये बड़ा खौफनाक हमला था। कई घंटों तक लड़ाई जारी रही है। अब इस लड़ाई के जो ऐनी शाहिदीन है उन्होंने मुझे क्या बताया, ये सुने आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। वो ये बताते हैं कि मुसल्ला जत्थों ने जदीद तरीन असले के साथ पुलिस के ऊपर अटैक कर दिया। पुलिस ने जबरदस्त लड़ाई लड़ी, पुलिस शानदार तरीके से जवाबी हमले कर रही थी और शानदार लड़ाई लड़ रही थी। और फिर उसके बाद वक्त गुजरना शुरू हुआ, पुलिस की जानिब से फायरिंग कम होना शुरू हो गई, जबकि दहशतगर्दों को सप्लाई लगातार जारी थी। वो फायरिंग तेज करते चले जा रहे थे, जदीद हथियारों का इस्तेमाल कर रहे थे। उस वक्त सोशल मीडिया के ऊपर बहुत सारे बलोच नौजवानों ने जो वहां आसपास मौजूद थे, उन्होंने वीडियो पैगाम जारी किए। उन्होंने फौरी तौर पे तमाम जहां जहां वो राब्ते कर सकते थे उन्होंने हर तरफ राब्ते किए, सोशल मीडिया पे पैगाम जारी किए कि फौरन मदद भेजी जाए, इंतजामिया फौरी तौर पर असला भेजे, इंतजामिया फौरी तौर पर मजीद कुमक भेजे और पुलिस का साथ दे। लेकिन पुलिस का साथ देने के लिए कोई नहीं आया। वहां 9 पुलिस वाले शहीद हो गए, 20 से ज्यादा वो अगवा करके ले गए। और अभी तक जो पुलिस वाले वापस आए वो 8 से 9 हैं जो वापस आए। बाकी पुलिस वाले अभी तक अगवा हैं, उनके बारे में कुछ नहीं पता। मेरे पास सबके नाम मौजूद हैं, शहीद कौन कौन हुआ, अगवा कौन कौन हुआ, वापस कौन कौन आया, और जो लोग अभी तक वापस नहीं आए उनके बारे में कुछ पता नहीं है कि वो कहां पे गए। बहरहाल ये मुसल्लह जत्थों ने हमला किया, पुलिस बार बार मांगती रही कि हमें मजीद असला चाहिए, हमें ताज़ा कुमक चाहिए, दहशतगर्दों पर बाहर से हमला किया जाए। और इस पूरे एरिया में मैं आपको बताता हूं जगह जगह एफसी की चेक पोस्ट हैं। इस पूरे एरिया में फोर्सेज जगह जगह पर मौजूद है और भारी मिकदार में मौजूद है, उनके पास जदीद असला भी मौजूद है। लेकिन इसके बावजूद फोर्सेज मदद करने के लिए नहीं आई। और यह वाकया पहली मरतबा नहीं हुआ। मकामी लोग यह बताते हैं कि जब जब यहां पे अटैक होता है फोर्सेज मदद के लिए मौके पर नहीं पहुंचती, पुलिस वाले भी शहीद हो जाते हैं, आम लोग भी मारे जाते हैं। फोर्सेज हमेशा वाकया होने के बाद उस जगह पे आती है, या कहीं पे अटैक करना हो तो वो अपने तरीके से अटैक करती हैं, वो किसी लड़ाई में आकर नहीं पड़ती हैं। और ये लगातार होता चला जा रहा है। मेरे एक बहुत करीबी दोस्त ने, उन्होंने मुझे बताया कि एक ग्रुप बना हुआ था जिसमें इंटेलिजेंस एजेंसियों के लोग भी थे, मिलिट्री के लोग भी थे, पुलिस के लोग भी थे, मकामी लोगों को भी डाला हुआ था, सियासी लोगों को भी डाला हुआ था। तो एक बहुत बड़ा अटैक हुआ और उसमें मैंने फौरी तौर पे ग्रुप में लिखा कि जनाब फौरन मदद भेजी जाए, यहां पे लड़ाई इस वक्त जारी है और फोर्सेस पहुंच जाएंगी तो दहशतगर्दों को घेर लिया जाएगा। तो उसमें एक ऑफिसर ने फोन किया, कहते हैं डायरेक्ट मुझे, और उन्होंने कहा तुम्हें क्या मुसीबत पड़ी हुई है, तुम तो चुप करके बैठो। ये नाज़रीन इस वक्त की सूरत हाल है। और ये मुझे मेरे दोस्त ने खुद वाकया सुनाया गुज़िश्ता रात, और इस वाकये ने तो रोंगटे खड़े कर दिए लोगों के। लोग सोच रहे हैं कि ये दहशतगर्दों को रोकने के लिए सिक्योरिटी फोर्सेस क्यों नहीं आती, पुलिस वालों को भेड़ बकरियों की तरह वहां मरने के लिए छोड़ दिया। वो बेचारे इतने सारे पुलिस वाले वहां पे शहीद हो गए, अब उनका नमाज़ जनाज़ा पढ़ के 2 आंसू बहा दिए जाएंगे और उसके बाद अल्लाह अल्लाह खैर सल्ला, फिर वज़ीर आला पहुंच जाएंगे इस्लामाबाद में। उन्होंने कोयटा में या बलूचिस्तान में तो कहीं ट्रैवल करना नहीं है। तो नाज़रीन एक और चीज़ बहुत अजीब मैं आपको बताता हूं, ये जो हरनाई और कोयटा है, इसके बीच के जो पहाड़ी इलाके हैं, ये निस्बतन कोयटा कैंट के करीब है। इनके बीच में मुझे कई सोर्सेज ने यह बात बताई है कि मुसल्ला जत्थे बहुत बड़ी तादाद में मौजूद हैं और यहां पे नकलो हरकत लगातार देखी जाती है। अब इतने सारे मुसल्ला जत्थे यहां पे मौजूद हैं, इनको सप्लाई कैसे आती है, इनको राशन की सप्लाई कैसे आती है, इनको एमुनिशन कैसे आता है, इनको हथियार कैसे पहुंचते हैं, ये यहां से निकलकर अटैक करते हैं मुख्तलिफ इलाकों में कैसे करते हैं, इनको रोका क्यों नहीं जा रहा, यह बहुत बड़ा सवाल है। और एक और चीज मैं आपको बताता हूं, मुस्तकबिल में आपको यह चीज सबूतों के साथ सामने आना शुरू हो जाएगी कि इस वक्त पाकिस्तान की एस्टेब्लिशमेंट ने जराइम पेशा अफराद और कुछ मुसल्ला जत्थों को इकट्ठा किया है कौम परस्तों के खिलाफ। यानी अब लड़वाने की एक कोशिश की जा रही है। एक तरफ के क्रिमिनल्स को उठाया जा रहा है, जराइम पेशा अफराद को इकट्ठा किया जा रहा है, उन्हें माफी दी जा रही है, उनको मुसल्ला किया जा रहा है और मुसल्ला किया जा रहा है कौम परस्तों के खिलाफ। ये एक नई लड़ाई को जन्म देने जा रहे हैं, सिर्फ इसलिए कि एक दुश्मन को मारने के लिए दूसरे दुश्मन को तगड़ा करो, कल ये तगड़ा हो जाएगा, ये भी आपके गले पड़ जाएगा। तो हमेशा गलत तजुर्बे किए हैं और हमेशा गलत तजुर्बों से पाकिस्तान ने नुकसान उठाया है। एक मतलब फिर वही सारा खेल खेला जा रहा है जो हमेशा हमने पाकिस्तान में होता हुआ देखा है। अब नाज़रीन एक और खबर है, आसिम मुनीर साहब की लगातार ब्रांडिंग की जा रही है। अभी एक ट्रेंड चलाया गया कि उम्मत मुस्लिमा के लीडर के तौर पे, और इसमें कुछ साबिक जर्नैल, कुछ बहुत सारे रिटायर फौजी ऑफिसर, उनको शामिल किया गया है। अभी क्योंकि एस्टेब्लिशमेंट ने भी अपनी अच्छी खासी प्रेजेंस बना ली है पेड सोशल मीडिया अकाउंट्स की, और बहुत सारे बेचारे लोग जिनको सोशल मीडिया की अलिफ बे का भी नहीं पता, उन्हें भी अकाउंट बनाकर दे दिए गए और उनकी सिर्फ ड्यूटी है कि रीट्वीट कर दिया करो, या जुमले उनको दे दिए जाते हैं कि बस ये लिखकर ट्वीट करते चले जाओ, या कई लोग बेचारे उनको गालम गलोच की ड्यूटी लगाई गई है। तो वो अब एस्टेब्लिशमेंट के करने का ये काम नहीं था, लेकिन ये घटिया काम भी इसके अंदर भी वो पड़ गए, क्योंकि एक सियासी जमात की तरह वो डील करते हैं ना, तो वो आ गए नाज़रीन इस मामले के अंदर भी कूद गए। और अब जनाब ट्रेंड चलाया जा रहा है, आसिम मुनीर साहब की ब्रांडिंग की जा रही है उम्मत मुस्लिमा के लीडर के तौर पे। हालांकि वो कौन है, एक सरकारी मुलाजिम, वो एक दिन रिटायर हो जाएंगे,
और फिर पाकिस्तानियों को उम्मत मुस्लिमा का एक नया लीडर मिल जाएगा। ताहिर अशरफी साहब जो है ना, इन जैसे लोगों को आसिम मुनीर साहब की रिटायरमेंट के बाद आलम इस्लाम का एक नया रहबर मिल जाएगा। और ये हमेशा होता रहा है। पहले जनरल बाजवा के जूते पॉलिश करते थे, अब आसिम मुनीर के जूते पॉलिश करते हैं, और इनके बाद जो आएगा उसके जूते पॉलिश करेंगे। ये चलता चला आ रहा है। देखिए, लीडर कौन होता है, रहबर कौन होता है? जिसने सस्टेन करना होता है। मुलाजिम कभी भी लीडर नहीं होता, वो तो मुलाजिम होता है बेचारा, नौकरी पेशा। उसको तो तनख्वाह मिलती है हर महीने काम करने के लिए। वो अपने बच्चों को खाना खिलाता है तनख्वाह लेने के बाद, वो अपनी फैमिली के अखराजात पूरे करता है, बच्चों को तालीम दिलवाता है, वो अपना घर बनाता है, वो अपनी जिंदगी की गाड़ी चलाता है तनख्वाह लेकर। तो सरकारी मुलाजिम कभी भी ऐसा लीडर नहीं होता कि वो कौमों की नुमाइंदगी करे किसी जगह पे जाके। वो लीडर ही होते हैं, और वो इन चीजों से बाहर होते हैं। उनको इस्तिस्ना होता है इन चीजों से। सरकारी मुलाजिम को नहीं होता। उसने रिटायर होना है एक दिन। जब सरकारी मुलाजिम रिटायर होता है तो उसकी जगह दूसरा आ जाता है उस कुर्सी के ऊपर। उसके बाद वो रहबर बन जाता है, वो लीडर बन जाता है, वो रहनुमा बन जाता है पाकिस्तान जैसे मुल्कों में। तो ये बड़े लंबे अरसे से इसी तरह का खेल चला जा रहा है। अब देखें ना, जिस चीज में हाथ डाला उस चीज को खराब कर दिया। पीआईए तो बेच दी थी, अब पाकिस्तान के 3 बड़े एयरपोर्ट्स बेचने की भी तैयारी हो रही है। ये देखें आप कौन कौन से एयरपोर्ट हैं। लाहौर का, कराची का और इस्लामाबाद का। 3 ही बड़े एयरपोर्ट हैं पाकिस्तान के, जो इंटरनेशनल एयरपोर्ट्स हैं बड़े बड़े। तीनों एयरपोर्ट्स को बेचने की तैयारी है, और निजकारी प्रोग्राम के अंदर इनको शामिल कर दिया गया। एयरपोर्ट भी बेच दो, मोटरवेज भी बेच दो, कोई चीज रह ना जाए इस मुल्क में। पाकिस्तानियों का कोई एसेट ना रह जाए। कर्जा इन्होंने इतना चढ़ाया, इतना चढ़ाया, इतना कर्जा पाकिस्तानियों ने 75 साल में नहीं लिया जितना इन्होंने 4 सालों के अंदर ले लिया। उससे ज्यादा कर्जा ये अब ले चुके हैं, और हर दिन ये लगभग 20 अरब रुपया पाकिस्तान के ऊपर मजीद कर्जा चढ़ा देते हैं। हर गुजरते सेकंड के साथ पाकिस्तान पे कर्जा चढ़ता चला जा रहा है, चढ़ता चला जा रहा है। आम आदमी पाकिस्तान का मकरूज होता चला जा रहा है, और इन्हें किसी बात की फिक्र नहीं है। पाकिस्तान ने जितना सूद अदा करना होता है ना 1 साल के अंदर, वही पाकिस्तान नहीं उतार सकता। तो पाकिस्तान कर्जा कैसे उतारेगा? बहरहाल ये सारा कुछ पाकिस्तान की मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट के अजीबोगरीब फैसलों के नतीजे में हो रहा है, और हम इन फैसलों को तब तक भुगतेंगे जब तक इन फैसलों के खिलाफ हम खड़े नहीं होंगे। अब तक इतनी, अपना ख्याल रखिएगा, अपने चैनल का भी। अल्लाह हाफिज़।